जेनेटिक मैपिंग क्या होता है और उसको जो है वो कैसे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जेनेटिक मैपिंग या उससे संबंधित कंसेप्ट को समझने के लिए हम लोगों ने पढ़ा था एक टॉपिक जिसको बोलते थे हम लोग लिंकेज, कि दो जीन अगर क्रोमोसोम में है या दो फैक्टर्स जो किसी कैरेक्टर को जो है वो के आने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर एक ही क्रोमोसोम में है तो एक ही साथ उनका जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में मतलब जो है असॉर्टमेंट होता है। तो उस वाले कंसेप्ट को हमने देखा है। अभी जो हम लोगों को देखना है वो है जीन मैपिंग होता क्या है। तो जीन मैपिंग एक्चुअल में एक तरीका है जिससे कि हम लोग पता कर सकते हैं कि जो दो जीन हैं उनको जो है क्रोमोसोम में अगर लोकेट करना है तो क्रोमोसोम में उनका लोकेशन क्या होगा, मतलब कौन से लोसाई में वो प्रेजेंट है, या दो जो जीन हैं वो आपस में एक दूसरे से कितने डिस्टेंस में हैं, मतलब क्रोमोसोम के विद इन दी क्रोमोसोम की क्रोमोसोम में दो जो जीन हैं उनके बीच का डिस्टेंस क्या है। उस चीज को पता लगाने के लिए हम लोग कहते हैं जीन मैपिंग। या फिर जीन, कौन सा जीन जो है वो पहले आता है, कौन सा जीन जो है बाद में आता है, उस चीज को भी अगर करना हो तो उस चीज के लिए जो है वो जो कंसेप्ट है वो भी है जीन मैपिंग। सबसे पहले ये अल्फ्रेड स्टटवेंट, इन्होंने ड्रोसोफिला में इस चीज को किया था। और जीनेटिक मैपिंग जो है वो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे किया जाता है। मतलब जितना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज्यादा जो होती है उनकी दो जीन के बीच में डिस्टेंस होगा। अभी ये चीज हम लोग क्लियर करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन ये फॉर्मूला उससे पहले याद रखना है कि जब रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी करेंगे तो उसमें टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनीज। प्रोजेनीज का मतलब यहाँ पे ले सकते हैं हम लोग गैमिट से, ठीक है। अभी के लिए प्रोजेनीज का मतलब हम लोग को मान के चलना है कि गैमिट। तो टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स जितने होंगे और टोटल नंबर ऑफ जो है वो प्रोजेनीज, या उसी को कर ले हम लोग गैमिट की जितने गैमिट बनने की संभावना है उससे ले लें। और उसके बाद इंटू कर दें 100, तो फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी कि कितने परसेंट जो है वो उसमें रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं। अब इस डायग्राम को देखें अगर हम लोग ध्यान से, तो कोई भी एक ऑर्गेनिज्म को मान लेते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसमें मान लो कि दो ही क्रोमोसोम, तो दो क्रोमोसोम या ये सिस्टर क्रोमेटिड नहीं, सिस्टर होमोलॉगस क्रोमोसोम, या जो क्या बोले इसको, क्रोमोसोम का जो है पेयर जो है वो मान लो कि ये कोई भी एक क्रोमोसोम का पेयर, सेम वाले क्रोमोसोम का पेयर, ठीक। इसमें किसी पोजीशन पे जो है वो ए फैक्टर है, किसी पोजीशन पे बी फैक्टर है, ए बी फैक्टर है। और हम मान के चल रहे हैं कि जिस भी मतलब ऑर्गेनिज्म में ये वाला जो क्रोमोसोम है, ये जो दो क्रोमोसोम है, इसमें जो है वो 50 बार जो है वो मियोसिस होता है। ठीक है। जब मियोसिस होता है तो क्या होता है मियोसिस में, कि जो ये क्रोमोसोम के जो दो क्रोमेटिड होते हैं वो पहले जो है वो सेपरेट होते हैं और उसके बाद में फिर ये सिंगल सिंगल जो है दूसरे में जाके, मतलब सेकंड तो सिंपली जो है वो माइटोसिस के जैसा हो जाता है। तो यहाँ पे जो है वो मतलब एक उधर चल जाएगा, उधर मतलब दो जो है, मतलब एक जो क्रोमेटिड होता है वो जो है वो एक गैमिट में जाएगा, अपन ये मान के चले। क्योंकि मियोसिस में एक कोशिका से जो है वो चार जो है वो छोटी छोटी चीजें बनती है और सब में जो है वो एक एक क्रोमेटिड जाएगा। मतलब यहाँ पे जो चार क्रोमेटिड है चारों जो है वो एक एक में जाएगा। तो इसको अगर हम लोग मान ले गैमिट, कि एक कोई कोशिका जिसके पास एक क्रोमोसोम का पेयर था उससे जो है वो चार डिफरेंट क्रोमेटिड बने, और मान लेते हैं कि ऐसा जो है वो 50 बार मियोसिस हुआ, उस वाली कोशिका का 50 बार जो है वो मियोसिस चला। 50 बार मियोसिस में से 49 बार मियोसिस तो ऐसे हुए कि जो सिस्टर क्रोमेटिड यहाँ पे जितने जो भी क्रोमेटिड थे उसमें जीन का जैसा भी सीक्वेंस था एज इट इज वैसा का वैसा आ गया, कि पहले वाले का ए बी है तो ए बी आ गया, दूसरे वाले के ए बी तो ए बी आ गया, ए बी आ गया, ए बी आ गया। तो ये सब क्या हो गए नॉन रिकॉम्बिनेंट, एज इट इज जैसा भी पेरेंट्स के पास जो भी सीक्वेंस था, जिस भी सीक्वेंस में क्रोमोसोम में फैक्टर्स लगे हुए थे एज इट इज वैसे के वैसे आ गए। फिर एक कोई ऐसा मियोसिस हुआ जिसमें क्या हुआ कि एज इट इज नहीं आए, मतलब पहला वाला तो एज इट इज आ गया, दूसरे वाले में क्या हुआ कि कुछ अलग आ गया, मतलब जो था उससे कुछ अलग आ गया, तीसरे वाले में फिर कुछ,
और ये किसकी वजह से हुआ? क्रॉसिंग ओवर के कारण हुआ कि दो जो क्रोमोसोम थे उनके जो क्रोमेटिड्स के बीच में जो है वो क्रॉसिंग ओवर हुआ, इसीलिए फैक्टर्स का क्या हो गया? एक्सचेंज। तो पहला वाला तो इस केस में नॉन रिकॉम्बिनेंट बना, पहला वाला क्रोमेटिड है उससे नॉन रिकॉम्बिनेंट बना, इससे भी नॉन रिकॉम्बिनेंट बना, और इनसे जो है वो रिकॉम्बिनेंट टाइप के बने। तो अब अगर हम लोगों को रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है तो कर सकते हैं। दो जो है हम लोगों को रिकॉम्बिनेंट मिले हैं, 1+1, 1+1 हम लोगों को जो है वो ये रिकॉम्बिनेंट मिले हैं, और बाकी सारे जो हैं मतलब टोटल कितने हैं अपने पास? 200 होंगे, क्योंकि 49, 49, 49 और ये चार 200 होंगे, 49 और ये चार 200, तो 2 ÷ 200 इंटू 100। तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितनी हुई? 1%। जब रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी इस प्रकार से 1% होगी, 1%, तो उसको माना जाता है जो डिस्टेंस है क्रोमोजोम में, दो जो फैक्टर्स या दो जो जीन का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग मान के चलते हैं एक मैप यूनिट है। ठीक है, एक मैप यूनिट है। जैसे हम लोग सेंटीमीटर को एक यूनिट मानते हैं उसी तरीके से इसमें मानते हैं एक मैप यूनिट। और एक मैप यूनिट या जेनेटिक डिस्टेंस जब मानते हैं, देखो अभी जो भी मैं बोल रहा हूँ वो जेनेटिक डिस्टेंस की बात हो रही है, ना कि एक्चुअल में उसका कोई नाप के देखा है कि कितने मीटर या कितने एंगस्ट्रॉम, उसको फिजिकल मैप बोलते हैं, और वो जो दोनों चीजें जो है अलग अलग हो सकती हैं। ये जो बात हो रही है वो जेनेटिक मैपिंग की बात हो रही है, और जेनेटिक मैपिंग का जो मतलब यूनिट है या जिसको मापक बोलते हैं वो है सेंटीमॉर्गन, 1 cm। यहाँ cm का मतलब सेंटीमीटर नहीं है, cm का मतलब है सेंटीमॉर्गन। क्यों? क्योंकि क्रॉसओवर वर्ष की डिस्कवरी किसने की थी? रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसओवर वाले में मॉर्गन जो था वो। ठीक है, इसीलिए मॉर्गन को मॉडर्न जेनेटिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स इज मॉर्गन। ठीक है, तो ये चीज जो है वो सेंटी मॉर्गन में जो है वो जेनेटिक मैपिंग को मैप करते हैं, एक मैप यूनिट। ठीक है, क्लियर है? ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन इस तरीके से करना है। अगर यहीं पे मान लो 48 ऐसे होते, मियोसिस हो जाता यहाँ पे 48, 48 ऐसे होते सब नॉन रिकॉम्बिनेंट आते, यहाँ पे दो मियोसिस ऐसा होता है जिसमें जो है वो इस तरीके से, तो दो रिकॉम्बिनेंट, दो रिकॉम्बिनेंट, दो नॉन रिकॉम्बिनेंट, दो, तो यहाँ पे हो जाता है चार, 4/200। तो 4/200 कितना हो जाता है? 2% हो जाता है, 2%, 2 मैप यूनिट, और यहाँ पे हो जाता है 2 सेंटीमॉर्गन। डिस्टेंस हो जाता है दोनों के बीच का 2 सेंटीमॉर्गन। ठीक है, 2 सेंटीमॉर्गन। तो देखो जितना ज्यादा डिस्टेंस हो रहा है, ठीक है, जितना ज्यादा डिस्टेंस हो रहा है, यानी 1 सेंटीमॉर्गन था तो जो रिकॉम्बिनेंट बनने की फ्रीक्वेंसी, यानी ये जो एक्सचेंज की फ्रीक्वेंसी थी वो कितनी थी? 1%। अगर दो डिस्टेंस यहाँ पे सेंटीमॉर्गन का जो डिस्टेंस है वो जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है सेंटीमॉर्गन में डिस्टेंस, तो वो चीज उसके जो है वो अलग होने की प्रवृत्ति या जो है नया रिकॉम्बिनेंट बनाने की फ्रीक्वेंसी भी जो है वो बढ़ गई, 2% से जो है वो रिकॉम्बिनेशन हो सकता है। तो जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा रिकॉम्बिनेंट बनने की फ्रीक्वेंसी जो है वो ज्यादा होती है। मतलब इन दोनों के अलग अलग जो है वो जाने की जो है वो पॉसिबिलिटी जो है वो बनती है। ठीक है, इन दोनों के जो है वो अलग अलग जाने की पॉसिबिलिटी जो है वो बनती है। अगर जो है वो दोनों जो है वो एकदम पास पास हैं तो उनके जो है वो अलग अलग जाने की पॉसिबिलिटी जो है वो बिल्कुल भी नहीं बनती है। बता दूंगा मैं हाँ, तो उनके जो है वो होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, ये चीज क्लियर है सब लोगों को? दूसरा, यहीं पर से एक चीज और समझ लेते हैं ताकि जो है वो आगे जो है आसान होगा। देखो अगर कभी ऐसा है कि मतलब एज इट इज जो पेरेंट वाला है, पेरेंट वाले जो भी हम लोगों को बन रहे हैं यहाँ पे, तो एज इट इज पेरेंट यहाँ पे कितने बने हैं अपने पास? कितने बने हैं जी? अगर एक पर जो है वो रिकॉम्बिनेंट बने हैं तो एज इट इज पेरेंट वाले कितने बने हैं? कैसे? 99% जो है वो का है, और 1% का आया है, डिफरेंस आया है, जो पेरेंट का भी सीक्वेंस था उससे एक पर जो गैप में वो थोड़ा सा अलग सीक्वेंस रखे हैं। ठीक है, 1% है ये, परसेंट में अगर जाएं इसको गिनेंगे तो 1%।
टोटल 2 है कि इसमें 200 में दो जो है अलग है, तो 1% जो है अलग है। अगर मैं कहूं कि 100 जो है अलग आ जाएंगे, 100 आ जाएंगे, यानी अगर 50 मियोसिस होता है तो 25 मियोसिस ऐसे होंगे जो इस तरीके से नॉन रिकॉम्बिनेंट के हैं, और 25 ऐसे आए रिकॉम्बिनेंट के हैं। क्या ये संभव है? क्या इसकी संभावना है क्या? इसकी संभावना नहीं है। अगर हम लोग कह रहे हैं कि 50% ऐसा होगा, तो उसकी संभावना नहीं है, क्योंकि 50% जो गैमिट्स बनते हैं, तो तुम याद रखो 50% हम लोग किस केस में बनाते थे? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के केस में 50% होता था कि आधे जो है वो ये वाले बनेंगे, आधे जो है वो दूसरे क्रोमोसोम वाले बनेंगे, तो वो 50%। तो जब कभी इस तरीके से कोई तुमको ये जो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी 50% या उससे ज्यादा मिल जाए, यानी 60% या 50% से ज्यादा कोई भी निकल जाए किसी उसमें, तो ये मान के चलना है कि जो दो फैक्टर या दो जीन है वो सेम क्रोमोजोम में नहीं है। ठीक है? तो जेनेटिक मैप या में जो दो जीन के बीच का डिस्टेंस है वो कभी भी 50 सेंटीमॉर्गन से ज्यादा नहीं हो सकता आइडियली। ठीक है? आइडियल अदर्स कंडीशन में 50 से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि 50 से ज्यादा होगा तो फिर वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का केस हो जाएगा, और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमेशा दो डिफरेंट क्रोमोजोम के बीच में होता है, यानी इनसे जो है वो कहीं से भी लिंक नहीं होगा। मतलब एक ये पेयर और उसके बाद में दूसरे वाले पेयर में जो है वो वाला जीन होना चाहिए, तब हम मान के चलेंगे कि 50 से ज्यादा होता है। तो इसके कुछ कुछ मैप यूनिट ये समझ में आ गया, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ये भी समझ में आ गया, एक मैप यूनिट 1%, शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस वो चीज भी समझ में आ गया। ये रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी लेस देन 50% ऑन द सेम क्रोमोजोम। अगर 50% से कम होगा तो तभी मान के चलना है कि हम लोगों का सेम क्रोमोजोम है और जो जीन जो है वो किसी तरीके से लिंक्ड है। अगर 50% से ज्यादा होता है, इसका मतलब डिफरेंट क्रोमोजोम पेयर का वो वाला फैक्टर था, और वो दोनों जो है वो आपस में लिंक्ड नहीं है, वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का केस जो है वो उसको माना जाएगा। तो जीन मैपिंग, अब हम लोगों ने ये तो सीख लिया कि जीन मैपिंग है क्या और जीन मैपिंग क्या है। तो इसको करते क्यों है? ताकि रिकॉम्बिनेशन के टाइम पे जो जीन जब अलग अलग बनते हैं तो उनका जो सीक्वेंस क्या होगा उस चीज को पता करने के लिए। और सीक्वेंस क्यों बदलते हैं? क्रॉसिंग ओवर के कारण। ठीक है? तो अगर जो है वो हम लोग क्रॉस ओवर करें इस तरीके से ए सी और बी के बीच, मतलब ये जो है ब्लू वाला एक पेरेंटल और रेड वाला एक पेरेंटल, रेड वाले के पास यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखना है कि जो ए जो है ए प्लस और ये बी जो है, ठीक है, ए प्लस और बी, इसको अगर हम ध्यान, ए है प्लस है और बी है, ये कंप्लीट ब्लू नहीं है। जो दूसरा जो तुम देख रहे हो ए सी बी, ऊपर में ब्लू पूरा कंप्लीट है, लेकिन नीचे वाला जो है ए है, फिर प्लस है, फिर बी है। ये एक्चुअल में हुआ क्या है, ये डबल क्रॉसओवर ये लोग शो कर रहे हैं। तो इसके डबल क्रॉसओवर से पहले जो सिंगल क्रॉसओवर है वो यहाँ पे नहीं शो किया गया है। सिंगल क्रॉसओवर ऐसा होता है जो इससे पहले वाले में, कि यहाँ पे सिंगल क्रॉसओवर हुआ, कि पहली बार जो है क्रॉसओवर हुआ, दूसरी बार क्रॉस हुआ, तो इनका जो एक्सचेंज है वो हो गया, ये एक्सचेंज हो गया। उसके बाद उसमें जो है वो दूसरी बार फिर क्रॉसओवर होने गया, तो जो एक्सचेंज हुआ था, मतलब जो भी एक्सचेंज हुआ था वो वापस से क्या हो जाना चाहिए? ठीक है, वो जो है वो क्या हो जाना चाहिए? रिटर्न हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्योंकि दो क्रॉस ओवर हुआ है, तो ए प्लस बी, ये इसका जो सीक्वेंस था ए प्लस बी, यहाँ पे भी क्रॉस ओवर हो रहा है, फिर यहाँ पे भी क्रॉस ओवर हो रहा है, क्योंकि डबल क्रॉस ओवर का केस है। तो ए प्लस बी जो है एज इट इज यहाँ पे जो है वो रिटेन कर गया है, वो जो है कोई भी बदलाव नहीं आया है। यानी पेरेंटल वाला जो है वो कोई भी चीज जो है वो, मतलब जो पेरेंट्स का जो सीक्वेंस था एज इट इज है। एक यहाँ से जो है वो चेंज हुआ, मतलब पहली बार जब यहाँ से चेंज हुआ तो मतलब यहाँ से जब क्रॉस ओवर होगा तो ये क्रॉस ओवर, उसके बाद में फिर जब दूसरी पोजीशन से क्रॉस ओवर हुआ तो जो सीक्वेंस जो है चेंज हुए थे वो वापस से क्या हो गए? रिटेन कर गए। तो इसलिए डबल क्रॉस ओवर के केस में हमेशा पेरेंट्स वाला जो है वो केस बनता है। इसमें जो है जैसे दिख रहा है, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो कोई बात नहीं, एज इट इज जो है वो इसको याद कर लेना।
कि अगर 2 स्ट्रैंड डबल क्रॉस ओवर हो, 2 स्ट्रैंड के बीच में डबल क्रॉस ओवर हो, तो हमेशा पेरेंट का रिटेन कर जाएगा, चारों जो बनेंगे पेरेंट की तरह ही बनेंगे। अगर 3 स्ट्रैंड के बीच में डबल क्रॉस हो, 3 स्ट्रैंड के बीच में, तो 50-50% होता है। 50% जो है पेरेंट का आता है और 50% जो है वो रिकॉम्बिनेंट का जाता है। 50-50 पेरेंट और इसका जो है 50-50। अगर 3 स्ट्रैंड के बीच में फिर डबल क्रॉस हो, 3 स्ट्रैंड के बीच में फिर डबल क्रॉस हो, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, 2-2। यहाँ पे बस ये देखना है कि जो स्ट्रैंड है वो अलग वाले ले लिए, नीचे वाले को जो यहाँ पे ले लिया, तो 2-2। और अगर चारों स्ट्रैंड के बीच में डबल क्रॉस हो, यानी ये ऊपर वाले आपस में जो है वो डबल क्रॉस करें और नीचे वाले जो है आपस में, तो कहने का मतलब है कि दो क्रोमेटिड के बीच में तो ये सिंगल, जब कभी भी सेम वाले क्रोमेटिड के बीच में एक क्रॉस होगा सेम वाले के बीच में, तो एक्सचेंज करके रिकॉम्बिनेंट बनेंगे। और अगर इस वाले क्रोमेटिड, मतलब डबल क्रॉस की क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक क्रोमेटिड पेयर के बीच में सिंगल क्रॉस हो रहा है, दूसरे क्रोमेटिड पेयर के बीच में सिंगल क्रॉस हो रहा है, तो इसलिए अब जो चारों के चारों कैसे बन जाएंगे, रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, हेलो। सर एक डाउट था सर। हाँ जी। सर ये जो आप एग्जांपल बता रहे हैं सर, वो होमोलोगस क्रोमोसोम है कि नॉन होमोलोगस है सर? होमोलोगस, क्योंकि जो क्रोमोजोम जो है पेयरिंग करेंगे उन्हीं के बीच तो क्रॉस ओवर होगा। तो सर इसमें मतलब जो सिंबल यूज किया गया है सर, ABC और प्लस प्लस सर, तो वो सेम होना चाहिए ना सर अगर होमोलोगस है तो? समझाने के लिए किया गया है, पहला समझाने के लिए किया गया है। और चाहते तो इसको जो है कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C ऐसा लिख सकते थे, लेकिन अगर वो उस तरीके से लिखते और ब्लू ब्लू कलर आता, तो ब्लू कलर तुम समझते कैसे यहाँ पे। यस सर, ठीक क्लियर है, हो गया। दोनों को अगर ब्लू कलर बना देंगे एज इट इज, तो समझोगे कैसे। सर आवाज नहीं आ रही है। किसकी, मेरी। तो अरे यार ये क्या हो गया, आवाज आ रही है, हेलो। यस सर। तो भाई हाँ, तो वो उससे मत जाओ कि उसने प्रेजेंटेशन में क्या मतलब दिखाया है, या मतलब कैसा उसका डायग्राम है। वो है जो है होमोलोगस ही, क्योंकि अगर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो दैट मीन्स कि पेयरिंग हुई है, और पेयरिंग हमेशा होमोलोगस के बीच में ही होता है, नॉन होमोलोगस के बीच में पेयरिंग नहीं होता। ठीक ओके है, सर। मियोसिस तो पढ़े होगे यार, तुम तो बॉटनी वाले हो लग रहा है मेरे को। यस सर। तो फिर सर वही थोड़ा कंफ्यूजन हुआ ना सर, तो क्लियर किया। तो ये समझाने के लिए इन्होंने डायग्राम, और दूसरी एक चीज और बता दे रहा हूँ, ये तो इस तरीके से तुमको दिख भी रहा है एग्जैक्टली तुम तो प्रैक्टिकल में देखते ही हो, मियोसिस या माइटोसिस की स्लाइड कभी समझ में पाए हो कि कौन सा क्या फेज है। नो सर। तो कोई सेल में जो देखता होगा, मतलब इस तरीके की चीजों को अगर देखेंगे तो उसको समझ पाना मुश्किल, तो समझाने के लिए ऐसी चीजों का जो है वो अंदाजा मतलब लेते हैं, तो उस चीज से भी नहीं जाना है। बस इतना याद रखना है कि सेम क्रोमेटिड में अगर, मतलब क्या बोलूं मैं, सेम क्रोमेटिड मतलब किसी क्रोमेटिड में अगर एक बार क्रॉस ओवर हो रहा है तो चेंज हो जाएगा रिकॉम्बिनेंट, फिर उसी क्रोमेटिड में दूसरी बार क्रॉस ओवर होगा तो रिटेन कर जाएगा पहले जैसा। ठीक है, जैसे यस। पहले वाले में अगर ए वाले डायग्राम को देखोगे, तो सेम क्रोमेटिड में तो मान लो कि पहले जो है वो जहां बी लिखा है, बी वाले के पास पहली बार जो है वो कोई क्रॉस ओवर हुआ होगा, ठीक, बी वाले के पास, तो ये चेंज कर गए होंगे, मतलब प्लस और बी जो है आपस में चेंज कर गए, ठीक। फिर डबल यस। क्रॉस मान लो ए के पास हुआ, तो ओवरऑल जितना भी था वापस से चेंज कर गए, तो जो भी था वो क्या हो गया, रिटेन हो गया, जैसे जो भी चेंज हुआ था वो वापस एज इट इज बन गया। लेकिन जब इन लोग इसमें जो है वो 3 स्ट्रैंड डबल क्रॉस कह रहे हैं, तो जो है वो तुमको रिकॉम्बिनेंट मिल रहा है, क्योंकि पहले वाले में जो भी चेंज हुआ हो दूसरा वाला भी मतलब उसको रिटेन नहीं कर करके कर रहा है, नया बना दे रहा है, तो वहां पे जो है वापस से मिल जा रहा है। फिर 3 स्ट्रैंड वाले में वैसा, चौथे वाले में क्यों, क्योंकि कहने के लिए तो ये डबल क्रॉस है ये, लेकिन ये डबल क्रॉस किस में हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट क्रोमेटिड में, यानी पहला एक क्रोमेटिड पेयर जो है सिंगल क्रॉस की तरह बिहेव करने लगा, तो इसलिए कंप्लीट जो है क्या मिलेंगे इसमें, रिकॉम्बिनेंट मिलेंगे। हाँ, तो अभी हम लोग कह रहे थे कि ये सब चीज किसके बेसिस पे हम लोगों ने बताई है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे। इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग कह रहे हैं सेंटीमॉर्गन तो उतना जो है वो डिस्टेंस होगा ही होगा। ठीक है, मतलब मान लो कि 2 जीन
और मैं एक एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ कि दो जीन एक दूसरे के से 1 सेंटीमीटर के फासले पे है, तो दो जीन एक दूसरे के से 1 सेंटीमीटर के फासले में है, तो उसको हम लोग कह देंगे फिजिकल डिस्टेंस। दो लोगों के पास में, मतलब दो जो जीन है उसके पास में फिजिकल डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर। लेकिन क्योंकि वो दोनों जो है एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस में है, इसलिए उन दोनों का जो है वो जेनेटिक डिस्टेंस भी जो है वो, या जेनेटिक मतलब रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी भी सेम होगा, ये जरूरी नहीं है। या ये कहें कि न्यूक्लियोटाइड का जितना उनका डिफरेंस है, हर बार दो जीन के बीच में अगर सेम न्यूक्लियोटाइड डिफरेंस रहेगा तो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, जरूरी नहीं है। ये किस पे डिपेंड करता है, कितना फ्रीक्वेंट कोई क्रोमोजोम जो है वो रिकॉम्बिनेशन में जाता है। तो जो क्रोमोजोम बहुत फ्रीक्वेंटली रिकॉम्बिनेशन में जाते हैं उसके लिए जो है जेनेटिक डिस्टेंस जो है वो हमेशा क्या होगी, मतलब ज्यादा होगी। क्योंकि 2% अगर रिकॉम्बिनेशन आएगा तो इसका मतलब उनका जो जो डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, थोड़ा ज्यादा होगा, तभी तो जो है वो रिकॉम्बिनेशन आ रहा है। 3% आएगा तो थोड़ा और ज्यादा डिस्टेंस होगा, तो उस तरीके से इसको लेते हैं। तो इसका ये अंदाजा नहीं लगाना है कि फिजिकल डिस्टेंस जितना होगा तो हमेशा जो है दो जीन का समान आएगा। तो जेनेटिक क्योंकि हम लोग किसके बेसिस पे कर रहे हैं, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के बेस में। और रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करती है, जैसे कितने हेट्रोक्रोमेटिंग है, सेंट्रोमियर से कितने पास है, कितने दूर हैं, बहुत सारी चीजों पे ये चीजें जो है वो निर्भर करती है। जैसे इस वाले को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो फिजिकल मैप में अगर लें तो एक्चुअल में ये इसका डिस्टेंस मान लो 54.5, यहां से यहां तक 3, और ये जो है 49.5, ये वाला रीजन है हेट्रोक्रोमेटिन, ये दोनों है यू क्रोमेटिन के। अब इसका जो है डिस्टेंस मान तो लिया कि हम लोगों ने 54.5, अब ये 54.5 क्या है, एंगस्ट्रॉन्ग्स में ले रहे हैं, मतलब ये कैसे बोलें, जैसे मान लो कि दो जीन है, अब तो हम लोगों को एग्जैक्ट न्यूक्लियोटाइड जो है वो पता है, ठीक है, एग्जैक्ट न्यूक्लियोटाइड, तो जो जीन में पहले वाले जीन में इतने न्यूक्लियोटाइड है, दूसरे वाले जीन में इतने न्यूक्लियोटाइड है, दोनों जीन के बीच में जो है वो इतने न्यूक्लियोटाइड है। तो डीएनए के डबल स्ट्रैंड से तो हम लोगों को पता है कि दो जो एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड है उनके बीच में कितना डिस्टेंस होता है सर 0.34 एमस्ट्रॉन्ग। हाँ, तो 0.34, तो 0.34 से हम लोग एग्जैक्ट मेजर कर सकते हैं कि जो है लंबाई कितनी होगी दो जीन के बीच की लंबाई। तो उस तरीके से दो जीन के बीच की जो लंबाई जो हम लोग नापेंगे वो क्या हो जाएगा, पता लग जाएगा हम लोगों को कि इतना जो है वो इनका डिस्टेंस है, मतलब इतना एंगस्ट्रॉन्ग में या जिसमें भी उतना जो है डिस्टेंस है। लेकिन जरूरी नहीं कि उसका जेनेटिक मैप भी उसी हिसाब से आए, जेनेटिक मैप जो है कंप्लीटली डिफरेंट आ सकता है। हो सकता है कि मतलब इधर वाले तो जो है वो ज्यादा अच्छे से जो है वो क्या करते हो, रिकॉम्बिनेशन शो करते हैं, दूसरे साइड वाले जो है वो उतने अच्छे से रिकॉम्बिनेशन शो नहीं करते हो। मतलब कहने का ये है कि ये डिस्टेंस चाहे जो भी हो, हमेशा ही उसमें जो है वो डिफरेंस हो सकता है। फिजिकल मैप और जेनेटिक मैप दो कंप्लीटली डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। तो दो जो लोसाई के बीच में जब कभी भी इस तरीके से क्रॉस होता है तो उसको 2 पॉइंट क्रॉस बोलते हैं। और इसमें जो है सबसे पहले जो चीजें पता करते हैं वो ये है कि जीन जो है वो लिंक्ड है या अनलिंक्ड। अगर इस तरीके का कोई कभी तुमको कोई प्रॉब्लम दे दें, हालांकि ये अभी हम लोगों के पढ़ने का वो नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कोई कंपटीशन या कुछ देते हो तो उसमें इस तरीके के अगर सवाल आते हैं तो इसके स्टेप्स यही हैं कि सबसे पहले ये देखना है कि लिंक्ड है या अनलिंक्ड। कैसे देखोगे कि 50% से ज्यादा है या 50% से कम। फिर देखना है कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन कितने हैं, 50 से कम आए हैं या 50 से ज्यादा है। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी फिर उसके बाद में कैलकुलेट करनी है जो अपने उससे है। और रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जब कैलकुलेट कर लेंगे तो जेनेटिक डिस्टेंस। अगर किसी ने पहला ही स्टेप जो है वो गलत कर दिया, मतलब जीन जो है लिंक्ड है या अनलिंक्ड, 50% से ज्यादा है या कम, इस चीज को देखे भी नहीं वो कैलकुलेट, तो ये सारी चीजें कैलकुलेट हो जाएगी। 2 3 4 जेनेटिक डिस्टेंस कैलकुलेट कर दोगे और जेनेटिक डिस्टेंस पता चल रहा है कि किसी को मिल गया 60 सेंटीमॉर्गन, तो 60 सेंटीमॉर्गन जो है वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। क्योंकि जब 50 से ज्यादा होगा तो हम लोगों को पता है किसमें पहुंच जाएगा, वो इसमें जाएगा इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट के केस में। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि ये जितने भी आएंगे इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स हैं इसको मुझे लगता है कि खुद ही सॉल्व करना, मतलब सॉल्व करने की कोशिश करो तो उससे जो है तुमको आइडिया लगेगा जेनेटिक मैप या इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे टेकल किया जाता है। क्लियर है ये जेनेटिक मैपिंग?
हेलो। अरे कोई कुछ बोलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, क्लियर ना जेनेटिक मैपिंग? किसी को कुछ और पूछना हो तो पूछ लो। आगे एग्जाम में इस तरीके के सवाल आते हैं, जैसे अभी तुम लोगों को दिख रहे हैं उस तरीके के, इतने जो है वो पेरेंटल मिले, इतने जो है वो रिकॉम्बिनेंट मिले, कि तो दो जीन के बीच का जो है वो डिस्टेंस बताना है, वो उस तरीके से। तो एग्जैक्ट पता लग गया कि 583 पेरेंट, रिकॉम्बिनेंट 134 रिकॉम्बिनेंट। ठीक है। और अगर किसी एग्जाम में, जैसे इस वाले, मतलब पर इस वाले जो फिगर दिया है इसमें तो लिख दिया है कि 583 पेरेंटल ये वाले, 597 पेरेंटल ये वाले। अगर उसने ये कहा है कि 583 पेरेंटल, ठीक है, 583 पेरेंटल और 134 रिकॉम्बिनेंट, तो इसको डबल करना है। ठीक है, वैसे तो डबल नहीं करोगे तो भी सेम परसेंट आएगा, लेकिन डबल कर लेना, क्योंकि इसमें तो लिख दिया तो ठीक, नहीं तो क्या होता है, जो भी आएगा वो हमेशा क्या आना चाहिए, इवन आना चाहिए। जो टोटल है, जैसे 1448 आया, तो वो हमेशा क्या होना चाहिए, कुछ इवन टाइप की चीजें आनी चाहिए। मतलब जितना जितना जो है वो ये वाला क्रोमेटिड बनेगा, उतना ही तो दूसरा वाला क्रोमेटिड रहा होगा, तभी तो उनके बीच का जो है वो सेपरेशन हुआ है। ठीक है, तो ये नंबर जो है आमतौर पे डिफरेंस नहीं होते। ये इसलिए हुआ है क्योंकि प्रैक्टिकल में जो है वो कई बार जो है वो गैमेट्स जो है वो एग्जैक्टली सेम जो है नेक्स्ट जनरेशन में आएंगे कि नहीं, उसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, इसलिए ये एग्जैक्ट सेम नहीं मिलते कि 50-50 मिल जाए उस तरीके से। प्रैक्टिकल में डिफरेंस होता है, लेकिन अगर नहीं दिया है तो उस तरीके से लेके कैलकुलेट करना है। तो दिस इज जेनेटिक मैपिंग। 3 पॉइंट क्रॉस हम लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि 2 पॉइंट ही इतना डिफिकल्ट है, तो 3 पॉइंट में तो और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग होगा। पर 3 पॉइंट को भी जो है वो कैलकुलेट किया जा सकता है, सेम इसी तरीके से जैसे हमने अभी किया है। मेहता सर, कोई इंस्पेक्ट। तो ठीक है आज के लिए, फिर जो है कल हम लोग आगे की जो भी टॉपिक